तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल शैलेश सर सीमान में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12वीं के अध्याय 4 सारणिक पढ़ने वाले हैं। मतलब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सारणिक। सारणिक क्या होता है, सारणी के कितने ऑर्डर्स होते हैं, उसका गुणधर्म क्या होता है, और सारणी का इंग्लिश होता है डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास बहुत ही बेहतर होने वाला है। आज मैं आपको हर एक कंसेप्ट बताऊंगा जो आपने कभी इससे पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। देखिए, डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैट्रिक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं तो बाबू मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप पहले मैट्रिक्स पढ़ लें। यदि आप मैट्रिक्स पढ़ लेंगे तो जितना कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको सारणिक समझ में आएगी। तो मुझे उम्मीद और विश्वास है जब तक आप लोग मैट्रिक्स अभिहू नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स आपको समझ में परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो सारणिक है वह अभिहू का एक हिस्सा है। जिस विद्यार्थी को अभिहू नहीं आता है वह सारणी में कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या किया है कि आप लोगों को सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं मैट्रिक्स का। आप वहां से मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं और बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि जब आपको मैट्रिक्स जानकारी हो जाएगी तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सारणी के विषय में और जानते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग आप लोगों को बाबू स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए, सारणिक पता होता है डिटर्मिनेंट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारणिक क्या होता है इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। चलिए, मैट्रिक्स बोले तो एस स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आती है दिमाग में एक जेहन होता है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे हो सकता है बाबू? स्क्वायर मैट्रिक्स 1 गुणे 1 का भी हो सकता है, 2 गुणे 2 का भी हो सकता है, और 3 गुणे 3 का भी हो सकता है। ये जो है इतना जो मैट्रिक्स है बाबू, ये वाली जो मैट्रिक्स हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था, बस 12th में ही पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार के अवयव को हम लोग क्लास 12th में पढ़े थे, मतलब क्लास 12 में पढ़े थे कि 1 गुणे 1, 2 गुणे 2 या 3 गुणे, मतलब ये वर्ग हो सकता है लेकिन बिल्कुल यह स्क्वायर के रूप में ही आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग क्या किए थे, क्लास 12th में पढ़े थे। और जिन विद्यार्थियों को अभिहू समझ में आता है उनको डिटर्मिनेंट समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम तो इसके पीछे चलते एक कदम। अब देखिए, सारणी का परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग अभिहू, क्या बाबू? प्रत्येक वर्ग, मैंने बोला ना कि वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग अभिहू के संगत एक संख्या होती है जो वर्ग अभिहू का सारणी कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? सारणी कहलाती है। और सारणी को हमेशा सारणिक ए या डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा से सूचित किया जाता है। अच्छा, डेल्टा का मतलब होता है सारणिक में, ऐसे इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स होता है, समझ में आ रहा है ना क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स होता है। तो इससे सूचित करते हैं, 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया और 3 स्टेप हो गया। मतलब सारणी को हम लोग 3 तरीका से सूचित कर सकते हैं। क्लियर? अब इस सारणी को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेकर समझते हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स अभिहू का जानना बहुत जरूरी है कि मैट्रिक्स अभिहू जो है वो क्या है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या है। तो देखिए बाबू, सारणिक हमेशा वर्ग अभिहू का ही हो सकता है, चाहे वह 1 गुणे 1 ऑर्डर का हो, चाहे 2 गुणे 2 ऑर्डर का हो, चाहे 3 गुणे 3 ऑर्डर का हो। मतलब कि हमेशा यह वर्ग के रूप में ही किया जा सकता है, वर्ग के बिना नहीं किया जा सकता है। फाइनली समझ में आ गया, ये चीज होता है। तो इसको हम लोग क्लास क्या पढ़े थे, हम लोग क्लास 12 में 1, 2, 3 तरह के अवयव के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग इसके कंसेप्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे समझ लीजिए, हम एक एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए
कि दो, ऐसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 ये इस प्रकार से, और इसका वैल्यू 4 दिया हो, 3 4 5 और 6, और इसका वैल्यू 6 दिया हो, ठीक है। तो इस प्रकार के, अच्छा देखिए, तो ये कितना ऑर्डर का है, 2 गुणे 2 ऑर्डर का है, ये भी कितना है, 2 गुणे 2 ऑर्डर का है। तो इन दोनों के रूप से, इन दोनों आव्यूह के रूप से जो वैल्यू मिलता है वो होता है डिटरमिनेंट्स। क्या होता है बाबू, डिटरमिनेंट्स। और ये वाला जो वैल्यू है बाबू, ये रियल नंबर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो इस किसी आव्यूह के दो व्युत्पन्नों को, मानों को लेकर एक अगला मान दिखाई देता है, और उन दोनों मानों क्या कहते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट्स कहते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से हो सकता है। अच्छा, ये कभी कभी ये क्या होता है, अब इसको, अगर इसके वैल्यू को हम निकालें कि चलिए एक काम करिए, इस वैल्यू को आप निकाल लीजिए। आइए इसको देखते हैं, एक एग्जांपल से दे कि आप क्या करिए कि a बराबर 1 2 3 और 4, इसके वैल्यू को निकालिए। तो जब इसके वैल्यू को हम निकालेंगे इसका मान, तो कहा जाएगा फाइंड a बराबर व्हाट, यही कह दे। तो ये क्या करते हैं हम इसको, जब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसमें इससे गुणा होता है और इसमें इससे गुणा होता है, तो 1 गुणे 4 4 हो जाएगा। और देखिए ध्यान दीजिए, 3 गुणे के 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा डिटरमिनेंट। और ये करेंगे इसको बाहर तो कितना हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से क्या होता है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो होती है निकलती है। तो हमेशा हम डिटरमिनेंट्स को क्या करते हैं, हमेशा हम डिटरमिनेंट्स को किससे सूचित करते हैं बाबू, इससे, या डिटरमिनेंट्स ए से या डेल्टा से। ये 3 तरह के लोगों से हम क्या करते हैं, सूचित कर सकते। आया समझ में। अब इसके बाद से इसका एक व्यापक मान आता है। चलिए व्यापक वैल्यू को भी देख लेते हैं कि व्यापक वैल्यू क्या है। देखिए अब पढ़ेंगे a1x b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2। अब ये आप लोगों ने याद करिए वो दिन जब आप लोग क्लास 10वीं में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा। याद हुआ क्या कि क्लास आप लोग 10वीं में चैप्टर 4 समझ में आ रहा है ना, द्विघात समीकरण, और चैप्टर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब इस व्यवस्था का जो निदान था वो क्लास 10वीं में एनसीईआरटी का चैप्टर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में पढ़ा। क्लियर। अब उसी प्रकार इसमें भी थोड़ा सा हटके दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करें तो ये होता है a1 a2 b1 b2, और एक जो वैल्यू मिलता है हमको x और y होता है, यहाँ पे x और y बराबर है तो बराबर c1 और c2। तो इस प्रकार से क्या मिलता है, सारणिक मिलता है। क्या मिलता बाबू, सारणिक। अब इसके कंडीशन भी होते थे, इसके क्या होते थे, कंडीशंस भी होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्या कंडीशन था बाबू, ध्यान दीजिए। जब a1 अपन a2 ध्यान दीजिए बराबर नहीं है b1 अपन, फर्स्ट कंडीशंस आया। दूसरा क्या होगा, इसमें से गुणा करेंगे तो a1 b2 बराबर नहीं होगा a2 b1, ये दूसरा कंडीशन हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि a1 b2 a2 b1 बराबर नहीं है 0। ये 3 कंडीशन होते थे। तो अद्वितीय हल कोई हल नहीं, ऐसा ऐसा करके मिलता था हम लोग का अस्तित्व है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जहन में आ रहा होगा कि सर मॉड और डिटरमिनेंट्स में क्या अंतर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की बात नहीं है। जब किसी आव्यूह का, ध्यान दीजिए, जब किसी आव्यूह का मान वर्ग में दिया हो तो उसको हम लोग सारणिक कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, सारणिक कहेंगे। और जब इस वर्ग का आव्यूह सारणिक
आव्यूह के रूप में नहीं दिया हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मॉड कहते हैं। मतलब कि आव्यूह के अंदर वाले अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट्स कहेंगे, और आव्यूह के अंदर वाले अवयव नहीं होने वाले अवयव को हम लोग मॉड कहते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो ये कंसेप्ट थे, ठीक है। अब देखो बाबू, अब इसके बाद से कुछ हम लोग को ऑर्डर्स के बारे में पढ़ने हैं। चलिए, आप लोगों को समझ में भली बात ये आता होगा, बोलिए आ रहा होगा ना जी, बिल्कुल आ रहा होगा। ऐसे ऐसे कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद से आप लोगों ने क्या पढ़ा, डिफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि एक कोटि के जो सारणिक है, 2 कोटि के जो सारणिक है, 3 कोटि के जो सारणिक है, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक कोटि के सारणिक को देखते हैं। ध्यान दीजिए, 1 ऑर्डर सारणिक, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक ऑर्डर का सारणिक, ठीक है ना, एक ऑर्डर। चलिए एक ऑर्डर में क्या होता है, देखिए A1 करते हैं, इसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, यही ना हुआ वो एक, क्या होगा, ए गुणे के ए, यानी आप इसको क्या कर सकते हैं, A11 को ऐसे कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा A11। क्लियर। अब इसी पर एक हम एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए कि 4 है, तो 4 का सारणिक डिटरमिनेंट्स निकालिए, तो क्या होगा, आप 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 ऐसे कर लेंगे, बराबर के 4। क्लियर। तो ये इसका क्या हुआ, सारणिक हुआ। क्या बाबू हुआ, सारणिक हुआ। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये क्या करता है, ध्यान दीजिए, कभी कभी मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर 1 दे दी, 1 का कितना होगा डिटरमिनेंट्स, तो 1 डिटरमिनेंट क्या होगा बाबू, बिल्कुल 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे गुणधर्म हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं। चलिए फटाफट इसको आप लोग समझ में, आप लोग को आ रहा होगा सारे कंसेप्ट। तो अब हम लोग सीखते हैं 2 ऑर्डर का, 2 गुणे 2 ऑर्डर का। बहुत आसान है। देखिए दूसरा जो कंसेप्ट है 2 ऑर्डर का सारणिक, ठीक है, 2 ऑर्डर का सारणिक पढ़ रहे हैं। अच्छा 2 ऑर्डर क्या हुआ वो, जैसे मैं कि मान ले कि एक ए हो गया, A11, A12, A21 और A22, इस प्रकार से। और कहा था कि डिटरमिनेंट्स A आप फाइंड करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना ऑर्डर का हुआ है, 2 गुणे 2 ऑर्डर का है। ये आपका थ्योरी है, क्या बाबू, थ्योरी है। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में जब आ जाएगा तब आपको इस पर हम एग्जांपल्स भी देंगे। क्लियर। बहुत आसान है, सारणी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। जिस बच्चों को आव्यूह आता है तो सारे के ऑटोमेटिक उसको आ जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, अब ये हो गया तो हमको निकालना है ए। चलिए जितना से निकालते हैं। तो बताया था कि इसमें इससे गुणा होता है और इसमें इससे गुणा होता है, मतलब इसमें इससे गुणा हुआ, इसमें इससे गुणा करिए तो A11 A22 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे A21 और A12। क्लियर। ये हुआ वैल्यू, क्या हुआ, ये हो गया आपका वैल्यू। अब इस प्रकार से इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, क्या समझे बाबू, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि A बराबर दे 2 3 3 2 और 4 ऐसे दे दे और कह दे कि आप इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करिए, दे दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे निकालते हैं डिटरमिनेंट। जब हम A निकालते हैं इसका तो बताया ना कि इसमें इससे गुणा होता है और इसमें इससे गुणा होता है, तो 2 गुणे के 4 कितना हो जाएगा 8, अब 2 3 6 8 से गया 2 आंसर। तो इस प्रकार से आपके 2 ऑर्डर और 1 ऑर्डर का सारणी का हम लोग मान निकालना सीख गए। क्लियर। ये बहुत आसान बाबू है, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार अगर एग्जांपल से और हम ले लें, एक और एग्जांपल से लेते हैं। चलिए ना एक और ले लेते हैं। तो मान लीजिए बना दे 3 0 2 और 2 ऐसे दे दे और कह दे कि इसका डिटरमिनेंट्स निकालिए। तो याद करिए इसमें इससे गुणा होगा और इसमें इससे गुणा होगा, तो 3 गुणा के 6 और 2 0 से 0 हो जाएगा 6 आंसर।
क्लियर? तो इस प्रकार से सारे कंसेप्ट बनते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम लोग 3 ऑर्डर के सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 3 ऑर्डर के सारणिक। देखिए 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर बहुत ही आसान है, थोड़ा सा तीसरा जो ऑर्डर है कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि आबिहू जो है कंठंश होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लीजिए यहां से कि a बराबर एक आबिहू दिया हुआ a11, a12, a13, a21, a22 और a23, a31, a32 और a33, ठीक है? ये दिया हुआ है, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। तो जब डिटर्मिनेंट से करेंगे तो a11, a21, a31, a12, a13, a22, a23, a3, ये हो गया। एक कितना गुणा कितना का बाबू? ये है 3 गुणा 3 का। हम लोग इसी को क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर। वो ऑर्डर नहीं जो जज मुजरिम को देता है, ऑर्डर ऑर्डर, वो ऑर्डर नहीं बाबू, ये इसके गुणधर्म, क्योंकि ये 3 गो रो है। कौन रो है बाबू? R1, R2 और R3। कौ कॉलम 1 2 3, इसे कहते हैं 3 गुणे 3। क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, मतलब एक थोड़ी सी कंसेप्ट है, जो और कंसेप्ट आप लोग क्लियर होता है तो बिल्कुल समझ में आता है। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसमें एक रूल्स है कि पालन लेते हैं हम R1 से प्रसारण करते हैं। किसे लिखेंगे? लिखेंगे R1 से प्रसारण करने, मतलब भाई R1 से हम लोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहला अंक क्या है? A11। तो जब पहला अंक लेंगे तो उसके सामने वाला जो भी अंक होगा वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आया समझ में? मतलब A11 को लेकर इसके सामने वाला जो भी होगा अंक वो खत्म हो जाएगा, उसको नहीं लेगा, बाकी जो बचता है उसी को लिखते हैं। तो A के सामने क्या? A1 सामने, A12 है, E वाला रो है और E वाला कॉलम है। तो E वाला रो और E वाला कॉलम क्या होगा? खत्म हो गया। देखिए तो अगर इसको ढक लेते हैं तो इतना बचेगा। अब ये इतना बच रहा है, क्या बच रहा है? A22, A23 और A32 और A33, ये बच रहा है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद से होता है प्लस। अब देखिए, अब दूसरा लेते हैं तो अब ई वाला लाइन खत्म, ई वाला लाइन खत्म। देखिए ई वाला कॉलम खत्म, ई वाला रो खत्म। माने जिस अंक को लेंगे ना उसके सामने और उसके सामने कोई भी जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो सब क्लीन बोल्ड हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए ई वाला खत्म और ई वाला खत्म। क्या बचा हमारे पास? यहाँ पर ले रहा है A12, तो क्या बच रहा है? ई वाला खत्म, वाला खत्म, तो बच रहा है कि A21, A31, बच रहा है A23 और A33। क्लियर? पुनः लेंगे प्लस फिर। अब ध्यान दीजिए, अब इसे लेंगे तो ई वाला खत्म, ई वाला खत्म। ध्यान दीजिएगा, ई वाला खत्म, ई वाला खत्म, तो A13 यहां ले लेते हैं। तो ई वाला कॉलम खत्म, वाला रो खत्म, तो बचा यहाँ पर A21, A31, A22 और A32। क्लियर? अब एक बात यहां पर आती है, थोड़ा सा एक सोचने वाला बात है कि इसके कुछ कंसेप्ट भी होते हैं, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। रूल्स ये होता है बाबू कि इसके आगे पहले -1 लिख लीजिए, आज जो भी एलिमेंट्स इसके बगल में दिखाई दे रहा है वो यहाँ प्लस में जाता है, 1 + 1। आई बात समझ में? इसको -1 लिख लीजिए, आज जो A11 की निकाल रहे हैं इसका जो वैल्यू वो ऊपर स्क्वायर में देते हैं, -1 कर लीजिए। आप 1 2 है तो 1 + 2 कर लेते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं? -1 लिख लेते हैं, 1 3 है तो 1 3 लिख लेते हैं। ये एक सिंपल सा मेथड है। ओके, अब इस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये क्या होगा? ये 2 हुआ ना, 1 2 का बार करेंगे क्या होगा? 2 हुआ, आप -1 का बार करेंगे तो 1 होगा। 1 को लिखने छोड़ देते हैं तो हो जाएगा A11, बचा A22, A23
A32 और A33। देखिए ये 3 हुआ, 3 का घनमूल करेंगे 1 का माइनस का तो हो जाएगा माइनस, तो जाएगा A12। ये जो कहते हैं जो है उसको हम लोग यहाँ पर उतार देते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 3, A21 A31 A22 और A32। क्लियर? इतना हो गया वैल्यू, आया समझ में? तो अब देखिए एक बात थोड़ा सा देखिए कि इस मैट्रिक्स में ध्यान दीजिए, इस सारणिक में ये माइनस है, ये वाला अंक माइनस है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से क्या कर रहा है, अब पहला हम रो से लिए तो ये मिला, फिर दूसरा रो से लेंगे, फिर तीसरा रो से, यहां तक पूरा हम लिखे मिला। चलिए अब देखिए बाबू, अब क्या करते हैं, अब यहां से A11, अब इसमें इससे गुणा होगा और इसमें इससे गुणा होगा, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा A22 A33 माइनस के A32 और A23। क्लियर? अया माइनस तो माइनस A1, अब इसमें से गुणा करिए, इसमें इससे गुणा करिए, तो हो जाएगा यहां पर A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस है तो प्लस A13। अब इसमें से गुणा करिए, हो जाएगा A21 और A32 माइनस A31 और A22। क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। चलिए अब इस प्रकार से हम लोग आव्यूह के मान निकालना सीख गए। अब आप चाहेंगे तो इसमें इससे गुणा कर सकते हैं, इसमें इससे गुणा सब में कर लीजिएगा, तो जितना ये वैल्यू मिल रहा है यही क्या है, 3 गुणे 3 सारणिक का मान है। अब देखिए इसके बाद अगर आप चाहेंगे, बिल्कुल इजी, अगर इसके बाद आप चाहेंगे तो अब R2 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, R3 के सापेक्ष भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अगर आप R2 के सापेक्ष करेंगे तो वही बात होगा, R3 करेंगे तो बिल्कुल वही बात होगा, सिर्फ जो प्रक्रिया प्लस माइनस को चेंज होता रहेगा। अब आप जान लीजिए, एक बात नोट में याद रखिएगा, एक बात मैं आपको सिखाया था, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना, का चिन्ह, डिटरमिनेंट्स का चिन्ह मतलब सारणी का चिन्ह, याद रखिएगा। अब इस कंसेप्ट को आपको समझ बिल्कुल आ जाएगा। अब वहां सोचेंगे कि सर वहां माइनस वहां है तो उसका पावर लंबा लंबा परिक्रिया होगा, तब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस ये वाला फंक्शन याद रखिएगा, ये वाला चीज, जैसे मान लीजिए अभी बताया आपको, ये वाला क्या था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, यही ना है जी, ऐसे का ये 3 गुणे 3 का है कि नहीं है? अब इसको आपको डिटरमिनेंट से निकालना है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए, कर देंगे ना। सोचेंगे कि पहला प्लस है तो ये प्लस है, देखिए, और दूसरा माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तीसरा प्लस छोड़ देंगे, फिर दूसरा माइनस है तो माइनस हो जाएगा, दूसरा प्लस है तो ये प्लस छोड़ देंगे, फिर तीसरा क्या माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर देखिए तीसरा कॉलम का पहला क्या है, प्लस है तो छोड़ देंगे, इसका सेकंड क्या माइनस है तो माइनस है। मतलब कि ये एक इस प्रकार का, ये देखिए ये इस प्रकार का एक मेजरमेंट तैयार कर रहा है ना, तो जो ये वाला वैल्यू जो दिखाई देगा आपको, सब क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर, आई बात समझ में? जो ये वाला होगा 1 2 2 1 2 3 3 2, ये वाला जितना भी दिखाई दे रहा है ना, जो बनाया है आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या होगा, निगेटिव। अब आगे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। एक बात और आपको बताना भूल गया कि सारणिक जो है और जो आव्यूह है, मैट्रिक्स है, उसका वैल्यू याद रखिएगा, उसका जो वैल्यू है वह 3 ऑर्डर तक ही क्लास 12 में पढ़ना है। कितना तक पढ़ना बाबू, कि 3 गुणे 3 ऑर्डर तक ही क्लास 12 में पढ़ना है।
इसके बाद वाले ऑर्डर हम लोग अगले क्लास में पढ़े, जो लोग बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो उसमें इस चीज को पढ़ते हैं, मतलब हायर और जाएंगे तब तो वो तो है नहीं। लेकिन क्लास 12 में 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के ही मैट्रिक्स और सारणी के बारे में पढ़ना है, इसलिए आपको इतना बता दिया गया है। क्लियर? अब देखिए, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप तो निकाल दिए, अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से लेता हूं। चलिए मैं एक एग्जांपल से लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 2 0 2 4 3 और 2 ऐसे करके कोई क्या हो अभियोग है, इसका आपको क्या करना है, सारणी ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये बहुत आसान है, इस सारणी का सिंबल याद रहेगा, वो माइनस के पावर 1 2 1 3 ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर ये वाला याद है तो बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको तो निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट्स, तो हो जाएगा 1 2 4 2 0 3 3 2 2। ये याद है ना आप लोग, कितना गुणा कितना का, 3 गुणे 3 का, याद रखिएगा। चलिए बाबू पहला से निकालते, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, क्या बचा बस 1 0 3 2 और 2, माइनस हो जाएगा तो माइनस, दूसरा माइनस है ना तो माइनस लगा दिए, बिल्कुल आसान है। ई वाला रो खत्म, सॉरी ई वाला कॉलम खत्म, ई वाला रो खत्म, तो 2 बचा, 4 बचा, 2 बचा 2, उसका प्लस प्लस है तो प्लस का यहाँ लिख देंगे। इस सिंबल के अनुसार बहुत आसान है, ई वाला खत्म, ई वाला खत्म, 2 4 0 और 3। चलिए अब देखिए, निकालिए 1, इसमें से गुणा करें तो जो हो जाएगा 0, और 3 में 2 3 गुना के 6 माइनस 2 2 गुना के 4 और 4 गुना के 8 प्लस के 3 3 गुना के 6 माइनस के 0। आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। 3 हो जाएगा 1, ये माइनस के 6 2, देखिए 8 में से 4 जाएगा माइनस के 4 प्लस हो जाएगा 3 गुणे के 6 हो जाएगा माइनस के 6 माइनस प्लस 4 गुना के 8 अच्छा 3 18। चलिए ये देखिए 8 में से 6 जाएगा 2 बच जाएगा, ये जाएगा 18, ये हो जाएगा 20। इस प्रकार जो हमको वैल्यू मिला बाबू ट्रीटमेंट से कितना मिला हमको 20। आ रहा समझ में? अरे विद्यार्थियों, अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी का एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके क्लास, जो आपके सिलेबस से है। ध्यान दीजिए, आपकी किताब में एग्जांपल्स नंबर 3 देखते हैं एनसीईआरटी का। कौन है दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया है 1 माइनस 1 4 2 3 1 4 0 0 और कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? मान ज्ञात करना है। चलिए इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। एक आप बात याद रखिएगा कि ये 3 गुणे 3 कोटि का है। अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लेना है कि आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमेशा याद रहेगा, तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। ये वाला याद रखिएगा, इसका कनेक्शन इससे है, समझ में आ रहा है ना, इसका कनेक्शन का उससे है, उसका कनेक्शन इससे है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, पहली बात की डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। एक ध्यान दीजिए, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सारणी में पहले हम लोग तक झाप करेंगे कि किसी रो, मान लीजिए कि ये रो है ना, इसको हम लोग R1 कहते हैं, इसको हम लोग R2 कहते हैं, इसको हम लोग R3 कहते हैं। अच्छा ए बाबू, इसको हम लोग C1 कहते हैं, इसको हम लोग C2 कहते हैं, इसको हम लोग C3, माने कॉलम हुआ, आई क्या हुआ, रो हुआ, पंक्ति और स्तंभ, ठीक है, ठीक है। अब सोचेंगे इसमें एक चीज हम लोग केयर करेंगे कि सारणी में देख लेंगे किसी रो में चाहे किसी कॉलम में जीरो की संख्या तो है कि नहीं। यदि जीरो की संख्या होगी 1 से अधिक तो हम उसी रो चाहे उसी कॉलम को ले लेते हैं। क्लियर? तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि क्या C3 में डबल जीरो है तो ई वाला हम लोग ले लेंगे, ई वाले स्तंभ को ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 2 का मान क्या है, 0 है, और तीसरा का वैल्यू निकाल लेना आसानी तरीके से निकल जाता है। अगर आप लोग इच्छा नहीं करता है कि नहीं सर हम लोग R1 से करेंगे, तो आप लोग R1 से भी करेंगे तो वही बात है। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए हम लिखते हैं C3 से प्रसारण करने तो देखिए प्लस माइनस प्लस 4 है ना, तो 4
देखिए ई वाला लाइन खत्म, आई वाला खत्म, -1 4 3 और 1, उसके बाद क्या माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे यहाँ से। अब देखिए ई वाला खत्म और ई वाला खत्म, तो 1 बचा और 4 बचा, ई वाला खत्म ई वाला खत्म, 1 4 2 और 1, उसके बाद प्लस होगा तो प्लस, वहां से ले लेंगे प्लस को। तो देखिए ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, क्या बचा 1 -1 2 और 3 बच गया बिल्कुल। अब देखिए गुणा करें तो -1 हो जाएगा और 4 के 12। अच्छा इसमें गुणा करिएगा, इसमें 0 का सबका मान क्या होगा 0 हो जाएगा, और इसमें 0 से गुणा सबका मान क्या हो जाएगा 0, ये 4 12 और 1 13 हो जाएगा माइनस के 13। अब कितना होगा 13 चौके 12। चलिए लिखिए इसको। अब देखिए बाबू आप एग्जांपल नंबर 4 को भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। दिया है डिटरमिनेंट्स बराबर, दिया है 0 माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा 0 और माइनस के साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा और 0, इसी का मान याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है मान याद करना है। चलिए अच्छा एक चीज देखते इसमें है कि R1 में भी 0 है, R2 में भी 0 है और R3 में भी 0 है, तो जब सब में एक 0 है तो किसी भी R1 से चाहे R2 से चाहे R3 से या C1 से C2 से या C3 से किसी से भी आप प्रसारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं R1 से प्रसारण करने पर, R1 से प्रसारण करने पर चलिए तो 0 हो जाएगा, ये खत्म 0 माइनस के साइन बीटा और 0। ठीक है, चलिए अब देखिए ठीक है, उसके बाद होता है यहां पर माइनस, तो साइन अल्फा ये वाला खत्म ये वाला खत्म, तो क्या बचा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये वाला खत्म साइन बीटा और 0, उसके बाद से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा, क्योंकि माइनस में आएगा प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये वाला खत्म ये वाला खत्म, क्या बचा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और माइनस के साइन बीटा। चलिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा गुणा करके हो जाएगा 0 कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, हो जाएगा कॉस अल्फा, इसमें से गुणा करें माइनस प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, ये हो जाएगा 0। क्लियर। अब देखिए ये 0 छोड़ दीजिए, अब इसमें से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा, सजा के लिख दीजिए, इसे गुणा करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा, ये प्लस माइनस क्या होगा कट के हो जाएगा 0। इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, चलो उसको नोट कर लीजिए आप।